एलॉइंग एलिमेंट में क्या हम ऐड करेंगे तो किसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, अभी हमने ये देख लिया कि किस एलिमेंट को ऐड करने से किस तरह की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, लेकिन अब हमको ये देखना है कि ये सारे एलिमेंट्स की वजह से कौन से स्टील्स बनेंगे। अभी तो हमको ये पता चल गया कि क्रोमियम ऐड करने से, निकेल ऐड करने से, वेनेडियम ऐड करने से क्या चेंजेस आते हैं, लेकिन उसकी वजह से कितने ग्रेड की स्टील बनेंगे अब हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं। तो अब ये जो आपके आने वाला है नेक्स्ट ये है एलॉय स्टील के टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप के एलॉय स्टील होते हैं, तो हमने प्लेन कार्बन एलॉय स्टील देख लिया। ठीक है, सॉरी प्लेन कार्बन स्टील देखा जिसमें कि 3 तरह के स्टील थे, लो, मीडियम एंड हाई। उसके भी बहुत सारे अंदर वेरिएशंस थे। तो पहले नंबर का कौन सा था, प्लेन कार्बन स्टील, और दूसरे नंबर का स्टील कौन सा हो गया आपका, एलॉय स्टील। अब एलॉय स्टील के अंदर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 12 तरह के, ये 12 टाइप्स के एलॉय स्टील्स अवेलेबल हैं या पॉसिबल कॉम्पोजिशन करके हम बना सकते हैं। तो सिलिकॉन स्टील नंबर 1, सिलिकॉन मैग्नीशियम स्टील, निकिल स्टील, क्रोम निकिल स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील, मोलिब्डेनम स्टील, क्रोम मोलिब्डेनम स्टील, क्रोम स्टील, मैग्नीस स्टील, टंगस्टन स्टील, वेनेडियम स्टील एंड कोबाल्ट स्टील। तो आपको एक तो देखने के समझ में आ रहा होगा कि इतने तरह के स्टील्स हम बना सकते हैं, लेकिन इतने तरह के स्टील्स हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर तरह के स्टील में एक स्पेसिफिक टाइप की ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज मिलती है। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्टील में आपको 3 तरह की प्रॉपर्टीज मिल रही है, हो सकता है किसी एक एप्लीकेशन में आपको 5 तरह की प्रॉपर्टीज एक साथ मिल रही है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे एप्लीकेशन क्या है, उसके हिसाब से उसका कॉस्ट डिसाइड होता है और उसके हिसाब से हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, एलिमेंट जो हम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसका सिलेक्शन करते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे अब हम पढ़ना चालू करेंगे, एक एक करके समझेंगे। नंबर 1 देखिए सिलिकॉन स्टील। अगर सिलिकॉन स्टील का अगर हम यूज करते हैं तो उसमें कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन में ये आपके कॉम्पोजिशन होंगे, कार्बन, मैग्नीज और सिलिकॉन के ये कॉम्पोजिशन होंगे। ये क्या चीज करेंगे, सिलिकॉन इम्पार्ट द स्ट्रेंथ एंड फटीग रेजिस्टेंस एंड इंप्रूव द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और फटीग रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। फटीग मतलब साइक्लिक लोडिंग, हम पढ़ चुके हैं। इस तरह की आपके साइक्लिक लोडिंग जिसमें कि लोड जीरो मैक्सिमम होता है उसको कहा जाता है फटीग लोडिंग। और इसी के साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के चेंजेस भी करता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है, जैसे कि आपका करंट फ्लोइंग की वेलोसिटी को बढ़ा देता है। मेनी ब्रिजेस हैव बीन बिल्ड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड सिलिकॉन स्ट्रक्चरल बिल्ड। तो कई बार ब्रिजेस बनाए जाते हैं सिलिकॉन स्टील से और उनका नाम क्या रख दिया जाता है, सिलिकॉन स्ट्रक्चरल स्टील ब्रिज। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर देन कार्बन स्टील ऑफ इक्वल डक्टिलिटी। तो अगर हमें सेम डक्टिलिटी का सिलिकॉन स्टील और सेम डक्टिलिटी का कार्बन स्टील यूज करेंगे तो जो सिलिकॉन स्टील होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील की अगर हम बात करते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर का कॉम्बिनेशन देखिए, दूसरे नंबर का कॉम्बिनेशन हमने क्या किया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम को मिक्स किया, मैग्नीज को मिक्स किया, तो क्या प्रॉपर्टीज आई, ये कॉम्बिनेशन बना इसमें। ठीक है, इसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा। सच स्टील्स आर यूज्ड फॉर स्प्रिंग इन द हार्डेंड एंड टेम्पर्ड कंडीशंस 55 SI 2Mn 90 स्टील। ये जो लिखा हुआ, ये टर्म जो लिखी हुई है लंबी सी ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बाद में समझेंगे। ये सिर्फ एक, आप अभी इतना ही समझिए कि ये इसको एक टेक्निकल टर्म है, उससे डिफाइन किया जाता है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। एंड फॉर मेकिंग पंचेस एंड चिजल्स। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये पंच बनाने में यूज किया जाता है और साथ ही साथ चिजल्स बनाने में यूज किया जाता है। तो पंच और चिजल्स का बेसिकली काम क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, रोल किसका होता है, इंपैक्ट लोडिंग का, यानी कि मटेरियल जो होना चाहिए इंपैक्ट लोडिंग वेरिएबल होना चाहिए। तो हमको ये समझ में आ गया कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम अगर हम स्टील यूज करते हैं तो वहां पे आप इंपैक्ट रेजिस्टेंस वो स्टील बन जाता है, यानी कि इंपैक्ट लोड को वो इजिली बियर कर सकता है। नंबर 3 देखिए निकेल स्टील। अब निकेल स्टील में क्या होगा, कार्बन का परसेंट और निकेल का परसेंटेज कुछ दिया हुआ, निकेल स्टील मतलब कि निकेल का परसेंटेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट्स की हम अगर बात करते हैं। तो इससे क्या होगा, एडिशन ऑफ द निकेल टू द स्ट्रक्चरल स्टील रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ विदाउट प्रोपोर्शनैलिटी डिक्रीज इन द डक्टिलिटी। अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे हमें डक्टिलिटी को मेंटेन करके रखना है, इसी के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, निकेल के परसेंटेज को बढ़ाएंगे जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी लेकिन डक्टिलिटी जो है वो बनी रहेगी। तो जैसे आपके वायर्स होते हैं, ठीक है, आपके इस तरह की कोई ऐसी चीज है जहां पे आपका स्ट्रेंथ भी चाहिए और साथ ही साथ डक्टिलिटी चाहिए ताकि हम उसको दूसरे वायर्स में ट्रांसफॉर्म कर सके, डायमीटर चेंज कर सके। तो ऐसी जगहों पे हम निकेल स्टील को बनाने का यूज करते हैं, निकेल स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, निकेल स्टील्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज सिलेंडर्स
फॉर लिक्विफाइड गैस एंड फॉर अदर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। तो निकल स्टील का यूज जनरली क्या किया जाता है, ऐसे सिलेंडर्स में जहां पे लिक्विफाइड गैस भरी होती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स हो गए या ऐसे सिलेंडर्स जिनमें हम गैस को लिक्विफाई करके भरते हैं, या ऑक्सीजन सिलेंडर हो गए या एसिटिलीन सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो जो वेल्डिंग सिलेंडर्स होते हैं इन सब का यूज जो होता है, इन सबको किससे बनाया जाता है, निकल स्टील से बनाया जाता है, जो कि लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, हाई टेम्परेचर के लिए नहीं होते, क्योंकि सिलेंडर्स जो होते हैं हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं या रूम टेम्परेचर पे उसका ऑपरेशन होता है। Other uses of the nickel steels are for heavy forging, turbine blades and highly stressed screw bolts nuts। तो यहाँ पे हम अगर दूसरे एप्लीकेशंस कैसे हैं, हैवी फोर्जिंग, जो बहुत ज्यादा बड़ी फोर्जिंग्स होती हैं वहां पे हम इसका यूज करते हैं, टरबाइन की ब्लेड्स में इसका यूज करते हैं, और हाईली स्ट्रेस्ड स्क्रू, जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगता है किसी मटेरियल पे, तो वहां पे जो स्क्रू बनाए जाते हैं वो निकल स्टील्स के बनाए जाते हैं, नट बोल्ट्स या आपके स्क्रू बनाए जाते हैं, इस तरह के स्टील के बनाए जाते हैं, निकल स्टील के। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ 40 Ni3 स्टील, तो ये जो है ये भी क्या है आपका एक टेक्निकल टर्म है जिससे हम स्टील को डिफाइन करते हैं। नंबर 4, क्रोम निकल स्टील, NiCr भी बोलते हैं इसको, NiCr स्टील, NiCr स्टील भी इसको बोला जाता है, क्रोमियम निकल स्टील भी बोलते हैं, आगे पीछे हम उसको बोल सकते हैं। द क्रोम निकल स्टील कंटेन्स 0.35% ऑफ द कार्बन, 1.2% निकल एंड 0.6% क्रोमियम। तो अगर हम क्रोमियम और निकल के परसेंटेज को ये रखते हैं तब क्या चेंजेस आते हैं आपके प्रॉपर्टीज में। क्रोम निकल स्टील विल हैव आफ्टर हीट ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट द सेम स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी एज 3.5% निकल स्टील which has also been heat treated but will cost not costly as much। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी निकल स्टील की बात करते हैं, ये जो निकल स्टील यहाँ पे लिखा हुआ है, इस निकल स्टील का अगर हम 3.5% वाला निकल स्टील का यूज करते हैं, ठीक है, तो सेम आपका यहाँ पे अगर हम क्रोमियम स्टील का यूज करते हैं तो इसका जो कॉस्ट होगा वो कैसा होगा, कम होगा एज कंपेयर टू निकल स्टील। तो अगर हम निकल स्टील की बात करते हैं तो ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू एनआई निकल क्रोमियम स्टील। तो अगर हमें कॉस्ट का वहां पे अगर डील करना, कॉस्ट से अगर हमें लेस कॉस्टली एलिमेंट चाहिए सेम प्रॉपर्टी के लिए, तो हम क्या करते हैं, NiCr का यूज करते हैं एज कंपेयर टू निकल स्टील, ठीक है। Chromium nickel steel combines the effect of nickel in increasing the toughness and ductility and chromium in improving the hardenability and the wear resistance। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो निकल क्रोमियम स्टील है, तो निकल क्या करता है, निकल क्या करता है, आपका टफनेस को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ उसका डक्टिलिटी को वो बना के रखता है। और अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम क्या करता है, वहां पे वो करता है हार्डनेस को बढ़ाता है और इसी के साथ साथ वियर रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है। तो देखिए अगर हमें यहाँ पे किसी एक एलिमेंट में या किसी वर्क पीस में, किसी स्टील में हमें 4 प्रॉपर्टी चाहिए, टफनेस भी चाहिए, डक्टिलिटी भी चाहिए, हार्डनेस भी चाहिए और वियर रेजिस्टेंस भी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास अवेलेबल है क्रोमियम निकल स्टील या निकल क्रोमियम स्टील। क्लियर हुआ। तो डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टीज क्या चाहिए हमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, उसके हिसाब से सिलेक्शन ऑफ द स्टील होता है और उसके हिसाब से सिलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एलॉय स्टील। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्रोमियम वेनेडियम स्टील। अब हमने क्या किया, क्रोमियम के साथ वेनेडियम को मिक्स किया, तब क्या चेंजेस आया, ये कॉपर, क्रोमियम और वेनेडियम के परसेंटेज यहाँ पे लिखे हुए, इस परसेंटेज का अगर स्टील होगा तब क्या होगा। Chromium and vanadium are added to low alloy steel to increase the hardenability and to impart a grain structure that is finer than carbon that of standard chromium low alloy steel। तो अगर हमें क्या चाहिए, क्रोमियम और वेनेडियम को कब ऐड किया जाता है, अगर हम लो एलॉय स्टील में ऐड करते हैं तो जिससे उसकी हार्डनेबिलिटी बढ़ जाती है और उसके ग्रेन साइज में चेंजेस आ जाते हैं एज कंपेयर टू प्लेन कार्बन स्टील की, प्लेन क्रोमियम स्टील की बात करें, अगर हम सिर्फ क्रोमियम स्टील जो होता है उसके कंपैरिजन में क्रोमियम वेनेडियम का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो क्या करता है, ग्रेन साइज को इंप्रूव करता है, यानी कि फाइन करता है और मजबूत बनाता है। क्रोमियम वेनेडियम स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सल्स, शाफ्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स एंड लोकोमोटिव्स। तो यहाँ पे बेसिकली इसका क्रोमियम वेनेडियम का यूज कहाँ पे होता है, एक्सेल्स में, ठीक है, एक्सेल जहाँ पे आपके ट्रेन के कोचेस में एक्सेल लगे होते हैं, शाफ्ट के ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल की बात करें वहां पे उसके एक्सेल्स में यूज किया जाता है, एरोप्लेन में यूज किया जाता है और साथ ही साथ लोकोमोटिव्स में यूज किया जाता है। लोकोमोटिव्स यानी ट्रेन की बात करें या
आपके डीजल इंजन की बात करें वहां पे इनका ज्यादा यूज किया जाता है क्रोमियम वेनेडियम स्टील का। एंड द लास्ट, मतलब आज के लिए लास्ट है मोलिब्डेनम स्टील। अगर हम मोलिब्डेनम स्टील की बात करते हैं तो मोलिब्डेनम स्टील में क्या कॉम्बिनेशन होगा, कार्बन का परसेंटेज ये होगा, मोलिब्डेनम का परसेंटेज ये होगा। अब मोलिब्डेनम स्टील से क्या होने वाला है, मोलिब्डेनम स्टील व्हेन हीट ट्रीटेड, अगर हम मोलिब्डेनम स्टील को हीट ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोड्यूस क्या करता है वो, स्ट्रक्चर स्टील विच हैज अ इंक्रीज इलास्टिक लिमिट विदाउट करस्पॉन्डिंगली डिक्रीजिंग द डक्टिलिटी। अगर किसी मटेरियल को हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या होता है, उसकी डक्टिलिटी कम होती जाती है, वो मटेरियल ब्रिटल बनने लगता है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी चाहिए कि अगर हीट ट्रीटमेंट के बाद भी वो मटेरियल में डक्टिलिटी बनी रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोलिब्डेनम स्टील का यूज करना पड़ता है, या मोलिब्डेनम एलिमेंट को हम ऐड करते हैं ताकि हीट ट्रीटमेंट के बाद उसकी डक्टिलिटी कभी भी रिड्यूस ना हो, बने रहे डक्टिलिटी। नेक्स्ट देखिए, मोलिब्डेनम इंप्रूव्स द हॉट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। मोलिब्डेनम स्टील्स आर लेस इफेक्टेड बाय टेम्पर ब्रिटलनेस। तो ये ब्रिटल नहीं होते क्योंकि इसकी डक्टिलिटी बनी रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है, या तो डक्टिलिटी होगी या तो ब्रिटलनेस होगी। तो ये क्या करेगा, ब्रिटलनेस होने नहीं देता मटेरियल को। क्या चीज, मोलिब्डेनम एलिमेंट जो है वो मटेरियल को ब्रिटल नहीं होने देता, डक्टिलिटी पे बना के रखता है। मोलिब्डेनम स्टील्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर्स, जो आपके प्लेन्स होते हैं उनके लैंडिंग गियर्स बनाने में यूज किया जाता है। फ्यूज लेग होते हैं, ट्रांसमिशन गियर्स होते हैं, फिर उसके बाद कॉइल एंड लीफ स्प्रिंग एंड प्रेशर वेसल। तो इतनी सारी चीजें जो होती हैं हमारे किससे बनाई जाती है, क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील से बनाई जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फेरस मेटल्स कर रहे थे, जिसमें प्लेन कार्बन स्टील हो गया था हमारा, एलॉय स्टील पढ़ रहे थे। एलॉय स्टील में हमने आउट ऑफ 12 क्लासिफिकेशंस, 12 टाइप्स में से 6 टाइप्स हो गए थे हमारे। नाउ इट्स द सेवेंथ टाइप ऑफ द एलॉय स्टील। तो बेसिकली इसमें हम ये देखेंगे कि आप ये देख रहे होंगे, पिछले भी आपने पढ़े होंगे कि 6 में आपने देखा होगा कि जिस तरह के जो नाम होते हैं उनके स्टील के जो नाम होते हैं, उसी नाम के हिसाब से उनके कंपोजिशन होते हैं उनके। जैसे क्रोमियम लिखा है तो क्रोमियम होगा, मोलिब्डेनम लिखा है तो मोलिब्डेनम होगा, क्रोम लिखा हो तो क्रोम, वेनेडियम या कोबाल्ट जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से उनके नाम होते हैं। और उनके एक जनरल एक लिमिट होती है कि किस परसेंटेज पे हम किस कंपोजिशन के मटेरियल को ऐड करेंगे, जिसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उसमें एनहेंस होती है, और उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको एक आइडियल एप्लीकेशन में अप्लाई करके यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील है। इसमें देखिए कार्बन का परसेंट 0.35, क्रोमियम 1.06, मोलिब्डेनम 0.36% में ऐड करेंगे, तो जिससे कि क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील हैज अ गुड combination of strength and ductility as nickel, chrome nickel and chrome vanadium steel। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रोमियम वेनेडियम स्टील जो है वो गुड कॉम्बिनेशन नहीं है स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी का, एज कंपेयर टू वेनेडियम क्रोमियम निकिल और क्रोमियम वेनेडियम स्टील। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम इसका यूज करते हैं क्योंकि ये इजिली रोल हो जाता है और इजिली इसको हम ड्रॉ करके दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उतना ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी का। हो सकता है स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो डक्टिलिटी कम हो, या डक्टिलिटी ज्यादा हो तो स्ट्रेंथ कम हो, लेकिन फिर भी इसका हम यूज करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, इजिली रोल हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। किसमें, हम इससे ट्यूब्स बना सकते हैं, ठीक है, फैब्रिकेशन कर सकते हैं, इसके साथ साथ ये इजिली वेल्ड हो जाता है। एंड इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एयरप्लेन स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, तो एरोप्लेन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या एयरप्लेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम इजिली इससे बना सकते हैं, क्योंकि ये इजिली क्या होता है, रोल होकर के एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ इजिली वेल्डेबल होता है ये। ठीक है, इजिली वेल्डेबल है, तो वेल्डेबल मतलब ये आपस में जल्दी से जल्दी ज्वाइंट हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें स्ट्रेंथ भी होती है, क्योंकि स्टील है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथ भी होगी। तो यहाँ पे ये एक इसका प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है किसका, क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील का। नेक्स्ट है आपका क्रोम स्टील। क्रोम मतलब जहां पे क्रोमियम मिला हुआ होगा उसको कहेंगे हम क्रोम स्टील। ठीक है, क्रोम स्टील कंटेन्स कार्बन, ऑब्वियस बात स्टील है तो आयरन के साथ कार्बन तो होगा ही होगा, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके हिसाब से उसके नेम रहेंगे। क्रोम कितना है 0.57% मिला हुआ है इसमें। तो क्रोमियम intensifies the effect of rapid cooling on the steel, therefore the chromium is used only in the steel which are to be heat treated। तो ऐसे स्टील जिनको हीट ट्रीटमेंट करना है, स्टील तो आपने बना दिया लेकिन हमें उसको फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज करना है, जैसे आपको केस हार्डनिंग करना है या फ्लेम हार्डनिंग करना है, कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना है, तो हमें उस हीट ट्रीटमेंट करने के लिए ये जो स्टील है क्रोम स्टील, ये प्रोमिनेंट स्टील है जिसको हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रैपिडली, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है रैपिड कूलिंग की, तो ये इजिली कूल हो जाता है जब हम इसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जल्दी से ये
ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज जो है वो बनी रहती है। क्रोमियम फॉर्म्स कार्बाइड, ठीक है, तो याद रखिए जो क्रोमियम होता है वो कार्बाइड बनाता है, और कार्बाइड जो होता है वो कैसा मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल होता है, जो कि हमारे टूल्स में हम इसको जनरली यूज कर सकते हैं कई बार, या ऐसी जगह में यूज कर सकते हैं जहां पे हम हमारा एप्लीकेशन जो है मेटल्स का या वर्क पीस का वियर होने वाला है या फिर हीट रेजिस्टेंस वाला है, ठीक है। तो क्रोमियम फॉर्म्स कार्बाइड एंड दस गिव्स अ हायर हार्डनेस एंड गुड वियर रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ लिखा हो वियर रेजिस्टेंस, मतलब ऐसे एप्लीकेशन जहां पे दो मेटिंग पार्ट्स आपस में वियर होते हैं, ठीक है, इस जगहों पे हम इनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि बॉल बियरिंग्स हो गई, रोलर बियरिंग्स हो गई, ठीक है, इस तरह के एप्लीकेशन जहां पे हम इसको वियर रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं। इन एडिशन क्रोमियम इंक्रीजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ द लो एलॉय स्टील। तो जहां पे अगर हमें कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए वहां पे भी हम इसमें लो एलॉय स्टील में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दो एप्लीकेशन दिए, 8% क्रोमियम अगर ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पर्पस में इसको यूज कर सकते हैं, और अगर 15% तक हम ऐड करते हैं इसमें, तो आप इसमें स्प्रिंग, बॉल एंड रोलर बियरिंग में यूज कर सकते हैं। बॉल बियरिंग तो आपने देखी होंगी, ठीक है, बॉल बियरिंग आपको सबको पता होगी, जिसमें इस तरह के स्टील के बॉल्स होते हैं, इसको कहते हैं बॉल बियरिंग, ठीक है, ये आपने सबने पता है। लेकिन रोलर बियरिंग क्या होता है, ये जो बॉल होती है इनकी बॉल की जगह पे इस तरह के रोलर्स लगे होते हैं, ठीक है, तो एक पूरे पेरीफेरी में क्या होते हैं, इस तरह से बहुत सारे रोलर्स इस तरह के लगे रहते हैं, तो इसी को कहा जाता है रोलर बियरिंग, ठीक है। बॉल की जगह यहाँ पे हम रोलर को फिट कर देते हैं, एक अंदर वाला रिंग होती है, एक बाहर वाली रिंग होती है, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन यहाँ पे हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए एलॉय स्टील नंबर 9, मैग्नीस स्टील, जहां पे हम मैग्नीस को ऐड करेंगे वो मैग्नीस स्टील बन जाएगा। मैग्नीस लो एलॉय स्टील्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैग्नीस, सिलिकॉन, कार्बन एंड सल्फर एंड फास्फोरस। इस कॉम्बिनेशन में हम मिलाएंगे तो ये बनेगा मैग्नीस स्टील। द मैग्नीस इंक्रीजेस द हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। अ सेकेंडरी इफेक्ट इज इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। तो यहाँ पे भी वियर रेजिस्टेंस, एब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब होता है वियर रेजिस्टेंस, ये वियर रेजिस्टेंस में भी हेल्प करता है, एब्रेशन यानी वियर रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन आपके हार्डनेस भी बढ़ाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, साथ ही साथ सेकेंडरी इफेक्ट इसका है ये एब्रेशन रेजिस्टेंस भी होता है, ये एलिमेंट या मेटल, ये कॉम्बिनेशन। द स्टील आल्सो विथस्टैंड्स द शॉक टेस्ट एक्सीलेंटली। शॉक टेस्ट यानी कि आपका इंपैक्ट लोडिंग है ना, हम इंपैक्ट लोडिंग पे टेस्टिंग करते हैं इसकी, और ये इंपैक्ट लोडिंग टेस्टिंग पे ये एक्सीलेंटली काम करता है, ब्रेक नहीं होता एक पर्टिकुलर टाइम तक, या एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ द लोड पे ये वियर करता है लोड को। इंपैक्ट लोड यानी कि शॉक टेस्ट, जैसे कि आप लोग इंपैक्ट आरपी और ये इस तरह के इंपैक्ट टेस्टिंग में करते हैं। मैग्नीस स्टील आर यूज्ड फॉर मेकिंग पावर शॉवल्स, बकेट्स, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग मशीनरी, रेलवे ट्रैक्स। तो इस तरह की स्टील का यूज हम किस में करते हैं, पावर मेकिंग फॉर पावर टूल्स, ठीक है, शॉवल्स बनाने में यूज करते हैं, बकेट्स, ठीक है, बकेट्स बाल्टियां, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग मशीनरी, जो ग्राइंडिंग मशीनरीज होती है, जो स्टोन क्रशर्स होते हैं, ये सारे इनके बने होते हैं। साथ ही साथ रेलवे ट्रैक्स का फॉर्मेशन भी मैग्नीस स्टील से किया जाता है। फर्दर क्लासिफिकेशन नंबर 10, टंगस्टन स्टील, जहां पे आपका नाम आ जाता है टंगस्टन, ठीक है, याद रखना आपको, टंगस्टन, टाइटेनियम या हम कहते हैं कार्बाइड, ये सारे जितने भी टर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी हाई हार्डनेस को, और इन हार्डनेस का हम जनरली यूज किस में करते हैं, टूल्स में करते हैं। तो जहां पे टी आ जाता है, टंगस्टन, टाइटेनियम, और सी फॉर कार्बाइड, इस तरह के एलिमेंट्स जहां पे भी आते हैं जनरली इनकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, और इनको जिसमें ऐड किया जाता है वो मटेरियल की हार्डनेस को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। और इनका जनरली यूज हम टूल्स में करते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस में करते हैं जहां पे वियर रेजिस्टेंस की जरूरत हो, हाई टेम्परेचर पे वियर रेजिस्टेंस की जरूरत हो। तो टूल्स में ऐसा होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करें या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स की बात करें, तो जिसमें भी आपके ये टूल्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बनाने में। टंगस्टन लो एलॉय स्टील्स आर टूल स्टील्स कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द टंगस्टन, 1.7% ऑफ द क्रोमियम एंड 0.5% ऑफ द कार्बन। तो इसमें देखिए टंगस्टन का परसेंटेज 2% तक हम टंगस्टन ऐड करते हैं। दिस इज हार्ड टफ टूल स्टील दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स। टंगस्टन फॉर्म्स कार्बाइड एंड प्रिवेंट्स द सॉफ्टनिंग ऑफ द एलॉय एट अ हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए टूल का जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि ये वियर रेजिस्टेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है, वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसके साथ साथ ये हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है,
हाई टेम्परेचर पे इसकी हार्डनेस मेंटेन रहना चाहिए। तो ये वियर रेजिस्टेंस, ये टंगस्टन जो होता है वो क्या करता है, कार्बाइड बनाता है, और वो कार्बाइड क्या होता है, कार्बाइड आपका हार्डनेस बना के रखता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। द टंगस्टन स्टील में कंटेन अप टू 15% ऑफ द टंगस्टन। तो टंगस्टन की जो परसेंटेज है हम 15% तक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब 15% तक ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस वर्किंग कंडीशन में हमको यूज करना है उसके हिसाब से इसका परसेंटेज जो है हम वेरी करते जाते हैं, जिस प्रकार से इसका यूज है। अगर हाई टेम्परेचर पे इसको काम करना है तो हाई टंगस्टन ऐड करेंगे, और अगर मीडियम पे करना है या लो पे करना है तो हम टंगस्टन का परसेंटेज जो है वो कम कर देंगे और उसके हिसाब से उसको मेंटेन करेंगे। टंगस्टन स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाई स्पीड कटिंग टूल्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो इनके दो एप्लीकेशन है, टूल्स मैंने आपको पहले बता दिया, इसके साथ साथ परमानेंट मैग्नेट भी इनसे बनाए जाते हैं। परमानेंट मैग्नेट जो कि जिनकी मैग्नेटिज्म जो होती है वो परमानेंट रहती है, उनको कहा जाता है परमानेंट मैग्नेट। दो तरह के मैग्नेट होते होंगे, आपने पढ़े हैं, टेम्पररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट जिनकी हार्डनेस मैग्नेटिज्म हमेशा बनी रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड लास्ट है वेनेडियम स्टील। एज द नेम सजेस्ट, वेनेडियम मींस जहां पे वेनेडियम का हम यूज करेंगे। तो वेनेडियम स्टील देखिए, वेनेडियम is one of the most क्या हो गया, what happened? नेक्स्ट है हमारा वेनेडियम स्टील। तो वेनेडियम जहां पे नाम आ गया, मतलब आपका उस कंपोनेंट में या अलॉय स्टील में वेनेडियम को हमने ऐड किया है। वेनेडियम इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्कैवेंजर दैट कैन बी एडेड टू लिक्विड स्टील फॉर स्पेशल पर्पस ऑफ रिमूविंग ऑक्सीजन। कुछ जगहों पे हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन के परसेंटेज को रिमूव करना पड़ता है ड्यूरिंग मेल्टिंग, जिसकी वजह से उसमें कुछ ऑक्सीडेशन ना हो या रिएक्शन, कुछ फर्दर रिएक्शंस ना हो ऑक्सीजन की वजह से। तो हम क्या करते हैं, वेनेडियम को जब ऐड कर देते हैं तो वो क्या करता है, मोल्टन मेटल में, मोल्टन स्टेट में जो मेटल होता है उसमें से ऑक्सीजन को, मोल्टन स्टेट में जो मेटल होता है उसमें से ऑक्सीजन को क्या कर देता है, O2 को वो रिमूव कर देता है, वहां से हटा देता है, ठीक है। वेनेडियम हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द मेटल। इट इज प्रोड्यूस्ड एट अ वेरी स्मॉल ग्रेन साइज। ये क्या करता है, बहुत छोटे ग्रेन साइज को प्रोड्यूस करता है और हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है हमारे एलॉय स्टील में। एक्सेप्ट फॉर कास्टिंग, सिर्फ कास्टिंग को छोड़ दिया जाए तो वेनेडियम जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सेल्डम का मतलब होता है अक्सर यूज किया जाता है या हम हमेशा यूज करते हैं। सिर्फ अगर हम कास्टिंग को छोड़ दें, कास्टिंग वाले एप्लीकेशन को छोड़ दें, तो इट इज यूज्ड फॉर एलॉय स्टील इन दी यूज एज अ सोल एलॉइंग एलिमेंट इन दी स्टील। तो ये हम सोल एलिमेंट मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरह हम यूज करते हैं एलॉय स्टील में, अगर हम सिर्फ कास्टिंग की बात नहीं करते हैं तो। इट इज यूज्ड टुगेदर विद द क्रोमियम एंड अदर एलिमेंट्स when high strength and anti-fatigue properties are essential, as in spring, gears, shaft and heavy forgings। तो इनका यूज हम कहाँ करते हैं, क्रोमियम के साथ इसको ऐड करते हैं, लेकिन इनका यूज कहाँ किया जाता है, ऐसी जगहों पे जहां पे हाई स्ट्रेंथ चाहिए, साथ ही साथ एंटी फटीग। एंटी फटीग का मतलब होता है, फटीग पता है आपको, वेरिएबल लोड, जो लोड जो होता है वो वेरी होता है, जिसकी वजह से फेलियर आता है, फटीग फेलियर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको बनाते हैं हम, एंटी फटीग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वेनेडियम को ऐड करते हैं। ये वेनेडियम का यूज किया जाता है। इसका यूज जनरली स्प्रिंग्स में, गियर्स में, शाफ्ट में या बड़ी फोर्जिंग, हैवी फोर्जिंग करने में इसका यूज किया जाता है। एंड द लास्ट, कोबाल्ट स्टील, एज द नेम सजेस्ट कोबाल्ट, द कोबाल्ट ऐड करेंगे इसमें। तो कोबाल्ट टूल स्टील्स आर यूज्ड वेयर हाई फ्रिक्शन हीट आर डेवलप्ड। ऐसी जगहों पे जहां पे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ज्यादा डेवलप होता है, उन जगहों पे हम क्या करते हैं, कोबाल्ट स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट इम्पार्ट्स एडिशनल रेड हार्डनेस टू दी स्टील एंड कटिंग एबिलिटी ऑफ टूल्स टू मेंटेन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो जो कोबाल्ट है वो हाई टेम्परेचर पे हमको हीट रेजिस्टेंस बनाने में हेल्प करता है एज कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट्स। तो ये भी है, आपको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिले होंगे
कि हमको समझ में आ रहा है कि इसको भी यूज हम टूल में करते हैं, उसका यूज भी हम टूल में करते हैं, वेनेडियम का भी, क्रोमियम का भी, निकेल का भी, है ना। तो आपको इस चीज समझ में आ रही है कि बहुत सारे एप्लीकेशन कॉमन दिख रहे हैं, लेकिन कॉमन होने के बावजूद उनमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है, क्योंकि वो डिपेंड करता है उनके एप्लीकेशन पे। तो जैसे मान लीजिए आपको, आपकी क्रैंक शाफ्ट किसी चीज से बनती है, तो क्रैंक शाफ्ट जो होती है आपके टू व्हीलर्स में भी होती है, आपके फोर व्हीलर्स में भी होती है, और हैवी व्हीकल्स में भी होती है, और सबमरीन्स में भी होती है। तो आपकी क्रैंक शाफ्ट हो गई। तो डिपेंड करता है एप्लीकेशन ऑफ द लोड, किस तरह का लोड है, किस रेंज के टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं कि किस परसेंटेज पे हम किस मटेरियल को ऐड करेंगे और किस अलॉय स्टील का यूज हम किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है क्या, एलॉय स्टील क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया। एलॉय स्टील का जो 12 तरह के क्लासिफिकेशन थे आपने पढ़ लिए। तो इसमें अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, प्लेन कार्बन स्टील पढ़ा था। प्लेन, एक थोड़ा सा रिवाइज करा देना आपको, प्लेन कार्बन स्टील हमने पढ़ा था। प्लेन कार्बन स्टील में आपने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, लो, मीडियम एंड हाई। ठीक है, ये थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। लो को हम क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील भी कहते हैं, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। नंबर 2 क्लासिफिकेशन था एलॉय स्टील में, एलॉय स्टील। अब एलॉय स्टील जो था, इसमें हमने 12 टाइप्स के क्लासिफिकेशन देखे यहाँ पे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एडेड, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ द मटेरियल एडेड, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने गेन करी और उनको हम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो गए 2 तरह के। अब हम ये देखेंगे कि इन सारे स्टील्स को कैसे हम डेजिग्नेट करते हैं, किसी चीज को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम हर चीज का नाम लेकर के बताने से हमको ये नहीं पता चलेगा। जैसे हम बोलते हैं वेनेडियम स्टील है, तो वेनेडियम स्टील में किस को कितना परसेंट ने मिलाया, उसको हम एक टेक्निकल नेम देते हैं। ठीक है, उसका टेक्निकल नेम जो होता है उसको डिफाइन करता है कि ये मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो इंडस्ट्री लेवल पे या मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जब हम इसको पढ़ते हैं या देखते हैं, तो वहां पे हमें उसका टेक्निकल नेम पता होना चाहिए। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में।